नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मुद्रा और एनाटॉमी प्लस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय बहुत ही सरल विषय है, बहुत आसान विषय है और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बिगिनर लेवल एनाटॉमी स्टूडेंट के लिए इस विषय के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस विषय के बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी होना, स्पष्टता होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बिगिनर लेवल एनाटॉमी स्टूडेंट के लिए। तो क्या है ये विषय? आज का हमारा विषय है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट। दोस्तों, काफ़ी सारे एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट पाए जाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम 4 सिंपल एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट के बारे में जानेंगे। ये टर्म्स हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन को एबिडक्शन और एडिडक्शन भी कहा जाता है। इन चारों टर्म्स के बारे में जानने से पहले बहुत ज़रूरी है कि 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपके मन में पूरी तरह से क्लैरिटी हो। ये 2 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एनाटॉमिकल पोजीशन। ये एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की मध्य रेखा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट को आसानी से समझ पाएँ। इन मूवमेंट टर्म्स को हम इन कॉन्सेप्ट्स के रिलेशन में ही समझते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन से। एनाटॉमिकल पोजीशन काफ़ी हद तक समस्थिति के जैसी होती है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ हद तक ही एनाटॉमिकल पोजीशन समस्थिति के जैसी है, पूरी तरह से नहीं। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और एट द सेम टाइम दोनों में कुछ अंतर भी है। एनाटॉमिकल पोजीशन में व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, चेहरा सामने की ओर देखते हुए, सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी प्रॉपर अलाइनमेंट में बनी होती है। शोल्डर्स अपनी निर्धारित अवस्था में रहते हैं, यानी शोल्डर्स रोल्ड बैक एंड कंफर्टेबली डाउन। इस पोजीशन में शोल्डर्स रहते हैं। हाथों की बात करें तो हाथ शरीर के बगल में होते हैं, हल्के से अंतर पे होते हैं और एल्बो में बिल्कुल सीधे होते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथों को मोड़ना नहीं है, हाथों को एल्बो जॉइंट से बिल्कुल सीधा करना है। हथेलियों की बात करें तो हथेलियां सामने की ओर फेस करती हैं। तो ये थी हाथों की पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन में। हाथ शरीर के बगल में होंगे, हाथ बिल्कुल सीधे होंगे और हथेलियां सामने की ओर फेस करेंगी। अब हम देखते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन में पैरों की क्या पोजीशन बनती है। एनाटॉमिकल पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। आप कह सकते हैं कि दोनों पैरों के बीच में आपके हिप विड्थ के अनुसार अंतर होता है। दोनों पैर एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और दोनों पैर सामने की ओर फेस करते हैं। और सबसे ज़रूरी, आपके पैर घुटने में बिल्कुल सीधे रहेंगे, मुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये थी एनाटॉमिकल पोजीशन। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पूरी तरह से स्पष्टता मिलती है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। अब हम देखते हैं शरीर की मध्य रेखा, ये कॉन्सेप्ट क्या है। जब एनाटॉमिकल पोजीशन में आप शरीर के बीचों बीच एक रेखा खींचें, ऊपर से लेके नीचे तक, जो कि शरीर को 2 बराबर के हिस्सों में विभाजित करे, इस रेखा को आप कहेंगे शरीर की मध्य रेखा, यानी मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो मिड लाइन ऑफ द बॉडी वो रेखा है जो कि शरीर को 2 बराबर के हिस्सों में विभाजित करती है। ये 2 कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के बाद अब हम देख सकते हैं कि एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट क्या है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्लेक्शन से। फ्लेक्शन वो क्रिया है जहाँ की जॉइंट के बीच का एंगल डिक्रीज होता है और एक्सटेंशन वो क्रिया है जहाँ की जॉइंट के बीच का एंगल इंक्रीज होता है। आइए अब ये 2 कॉन्सेप्ट्स हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने अब मैं करने जा रही हूँ ताकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आप इजीली समझ पाएँ। जैसे कि मैंने कहा, फ्लेक्शन क्रिया में जॉइंट के बीच का एंगल कम होता है, यानी डिक्रीज होता है।
तो जब मैं हाथ को एल्बो जॉइंट में मोड़ती हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉइंट के बीच का एंगल कम हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्रिया है फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। जॉइंट एंगल डिक्रीज होने के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये दो हड्डियां हैं जिनके बीच का एंगल कम हो रहा है। मेरा फोर आर्म अपर आर्म के करीब आता है और जैसे मेरा फोर आर्म अपर आर्म के करीब आता है तो दोनों हड्डियों के बीच में एंगल कम हो रहा है, जॉइंट के बीच का एंगल भी कम हो रहा है। तो ये जो क्रिया है ये है फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है एक्सटेंशन। जब मैं मेरे हाथ को एल्बो जॉइंट से सीधा करती हूँ तो ये क्रिया है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्बो जॉइंट का बीच का एंगल अब इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। ये दोनों हड्डियाँ यानी मेरी अपर आर्म बोन और फोर आर्म बोन के बीच का एंगल अब बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है और ये क्रिया है एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हमने देखा कि जॉइंट के बीच का एंगल डिक्रीज होता है जो कि फ्लेक्शन की क्रिया है, और बाद में हमने देखा कि जॉइंट के बीच का एंगल इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है और ये है एक्सटेंशन की क्रिया। अब आप कह सकते हैं कि मेरा हाथ पूरी तरह से एल्बो जॉइंट में एक्सटेंडेड है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बाद अब हम देखते हैं एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन को समझने के लिए शरीर की मध्य रेखा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एबडक्शन वो क्रिया होती है जब कोई भी बॉडी पार्ट यानी शरीर का कोई भी अंग जब शरीर की मध्य रेखा से दूर जाता है तो ये क्रिया होती है एबडक्शन, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है एडक्शन की क्रिया। जब शरीर का कोई भी अंग यानी जब कोई भी बॉडी पार्ट शरीर की मध्य रेखा के करीब आता है तो इस क्रिया को कहते हैं एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, शोल्डर एबडक्शन एंड एडक्शन। तो जब मैं अपने हाथ को शरीर की इस मध्य रेखा से दूर लेके जाऊँ तो कौन से जॉइंट से मूवमेंट हो रही है, मेरे शोल्डर जॉइंट से मूवमेंट हो रही है। तो जब मैं मेरे हाथ को शरीर के मध्य रेखा से दूर ले जाती हूँ तो यहाँ पे शोल्डर एबडक्शन ये क्रिया हो रही है, और जब मैं मेरे हाथ को शरीर की मध्य रेखा के करीब लेके आऊँ तो यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट हो रही है वो है एडक्शन। तो ये था एबडक्शन, जबकि मैं हाथ शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जा रही हूँ, और एडक्शन जब मैं मेरा हाथ शरीर की मध्य रेखा के करीब लेके आ रही हूँ। तो ये दोनों मूवमेंट कहाँ से हो रही हैं, ये दोनों मूवमेंट शोल्डर जॉइंट से हो रही हैं। तो आई होप दोस्तों ये विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आया। मैंने सारे टर्मिनोलॉजी का आपको एक एक उदाहरण दिया है। अगर आप होमवर्क करें तो शायद अच्छा रहेगा, आप अपनी किताब में लिख सकते हैं कि ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जिनमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की क्रिया होती है, और एबडक्शन और एडक्शन की क्रिया कौन कौन से जॉइंट में होती है। नमस्ते। मुझे आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।